चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्नीशियन का आपका 43वां नंबर सेट का डिस्कशन आपका होगा। और इसमें साइंस के 40 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है मेरे भाई? यहाँ पर जो सेल डिवीजन हमारा होता है उसी से दे रखा है। तो इसमें माइटोसिस की हम बात करते हैं। समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। सूत्री विभाजन बोलिए या माइटोसिस बोलिए या समसूत्री विभाजन बोलिए, एक ही चीज है मेरे भाई। हम यहाँ पर माइटोसिस की हम बात करें, ये माइटोसिस हमारा है और ये एक सेल डिवीजन का हमारा क्या होता है, प्रक्रिया होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में क्या है, कह रहा है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में कह रहा है, इस अवस्था में कह रहा है किस, यानी कि किस फेज में जो गुणसूत्र हमारे होते हैं वो गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। विपरीत ध्रुव कहने का मतलब है एक साउथ पोल तो दूसरा नॉर्थ पोल। तो मेरे भाई वो जो फेज होता है उसको हम लोग एनाफेज कहते हैं। किस फेज में ऐसा होता है? एनाफेज में होता है। और अगर इक्वेटर पर अगर जाता है तो उसको मेटाफेज हम लोग कहते हैं। और इसी में हमारा सेल डिवीजन प्रॉपर हमारा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और प्रोफेज में हमारा क्या होता है, यहाँ पर सेल बनना स्टार्ट होता है। तो अगर एनाफेज बोलेगा तो गुणसूत्र जो होंगे वो विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, साउथ और नॉर्थ दोनों विपरीत ध्रुव पर जाएंगे। और इक्वेटर पर मेटाफेज की वजह से हमारा मेटाफेज में जब रहेगा तो इक्वेटर पर चला जाता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के जीवन में पुष्प की जो भूमिका है वो क्या है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि मधु एवं सुगंध का स्रावन करती है। नहीं, ये मेरे भाई यहाँ पर पौधे के जीवन में यहाँ पर मधु हनी का ये सिक्रेशन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। एवं सुगंध का तो करता है लेकिन ये नहीं सिक्रेट करता है। परागन के लिए कीट की पतंगों को यह आकर्षित करता है। ये सही है, फूल के जीवन में ये चीजें होती है और इसी के कारण क्या होता है, वंश में वृद्धि होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बी और सी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी। तो बी और सी क्या है तो कहेंगे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है यहां पर अंत ग्रथन जो बोलते हैं इसको सिनेप्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग यहां पर सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स हम लोग उसको कहते हैं जहां पे दो न्यूरॉन का जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। तो मेरे भाई दो न्यूरॉन के जंक्शन को ही क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दो न्यूरॉन के जंक्शन को ही क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन के जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, बोटुलिज्म की हम बात करते हैं। तो बोटुलिज्म हमारा क्या होता है, तो ये एक प्रकार का भोजन दूषण से रिलेटेड हमारा है, एक प्रकार के भोजन दूषण से रिलेटेड है। जिसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। यहां पर जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है और ये क्या करता है, भोजन को पॉइजनस बना देता है, यानी कि टॉक्सिन स्रावित करता है और जिससे लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। मेरे भाई ये हमारा यहां पर हम कहेंगे बोटुलिज्म की हम बात करेंगे। अगला हमारा है मिलान करना है, नीचे दिए गए संतुलित अभिक्रिया को पहचानना है। आप यहां पर देख लीजिए इस तरीके से, अगर हम लोग यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 4 ऑक्सीजन है। इधर भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए लेकिन यहां पर 4 ऑक्सीजन नहीं है, तो कहेंगे यहां पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। अब 4 यहां पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इसका मतलब यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा होगा। अब इधर चलते हैं, अगर यहां पर हमारा 4 ऑक्सीजन है, अगर यहां पर 4 ऑक्सीजन हमारा है तो आयरन हमारा 3 है, 3 गो आयरन है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। 3 से मल्टीप्लाई यहां करिए और 1 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। आप देख लीजिए 3 आयरन हो गया। आप देख लीजिए मेरे भाई 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर 8 गो हाइड्रोजन, तो 8 गो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर हो गया, यानी कंप्लीटली बैलेंस है। तो 3 4 1 4, 3 4 1 4 जहां है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल सा फंडा था। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण की बात करते हैं, इसको हम लोग सूरज की प्रकाश कहते हैं। ये किसी कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ हमारा ए बी कह दिया गया, लेकिन अपवर्तक पृष्ठ जो ए बी है उस पर आपतित होती है। यानी मेरे भाई एक प्रिज्म बनाना ही पड़ेगा और इस प्रिज्म को बना करके आप देख लीजिए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, और यहां पर प्रकाश आपतित होगी तो ये ए बी हमारा है। आगे कहता है मेरे भाई कि एक और अन्य हमारा अपवर्तक पृष्ठ है जिसको हम कहते हैं एसी,
जिससे कि प्रकाश बाहर निकलती है। तो अगर इसको ए बी कह दिए तो इसको सी कह देंगे, तो ये ए सी। तो कैसे होता है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि जब सूरज की प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो मेरे भाई ये सीधा नहीं निकल करके, ये इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट कर देती है। ये इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट करती है। और इस तरीके से जब ये बाहर निकलती है तो हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि माध्यम में परिवर्तन होता है। और जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो वहां अपवर्तन की घटना घटती है। तो इस तरीके से आप देखिएगा सभी कलर जो होंगे, सभी सातों कलर, इसमें टोटल मान के चलना कि 7 कलर है। टोटल कितने कलर इसमें है, तो आप 7 कलर मान के चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा सबसे ऊपर में रेड कलर होगा, सबसे नीचे में कौन सा बात कहेंगे, वायलेट कलर की हम बात करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे में वायलेट कलर है, ऊपर में रेड कलर है। यहां से प्रकाश आपतित हुई है और इससे प्रकाश निकली है, तो इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां पर अपवर्तन का कंसेप्ट काम कर रहा है। क्योंकि ये हमारा जो लाल वाला जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई एक प्रिज्म है, इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर प्रिज्म कहते हैं। और जो हमारा प्रिज्म होता है ना, वो ग्लास के मटेरियल का बना होता है, ये कांच का होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो प्रिज्म है वो हमारा कांच का है। और इधर हमारा क्या कहेंगे, हवा है। इधर भी हमारा क्या कहेंगे, हवा है। तो जाहिर सी बात है कि हवा से प्रकाश हमारा कांच में, फिर कांच से प्रकाश हवा में, तो माध्यम परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर अपवर्तन की घटना घटी है। तो मेरे भाई अपवर्तन होगा, यहां भी अपवर्तन हुआ है और इन सभी जगह पे भी अपवर्तन हुआ है। तब आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है या गलत है, सही है वो बताना है। तो सबसे पहला कह रहा है कि पृष्ठ ए बी पर, यानी कि पृष्ठ ए बी हमारा ये वाला लाइन है, इसकी बात कर रहे हैं। उस पर कह रहा है कि जो अपवर्तन कोण हमारा होगा, जो अपवर्तन कोण होगा, यानी कि मेरे भाई अपवर्तन कोण किसको कहेंगे, अपवर्तन कोण कहने का मतलब है कि ऐसे में एक अविलंब यहां पर खींचना पड़ेगा। एक अविलंब आपको ऐसे ही सरफेस पर खींचना पड़ेगा और इस सरफेस के साथ आपको देखना पड़ेगा कि मेरे भाई इस सरफेस से जो प्रकाश की किरण है वो कितना हमारा ये झुक रही है, वो एंगल हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। सब कलर के अलग अलग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ ए बी पर जो अपवर्तन कोण हमारा होगा वह श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होगा। क्योंकि मेरे भाई सब हमारा अलग अलग तरीके से डेविएट किया है, तो इसका मतलब सबका अपवर्तन कोण अलग अलग बनेगा, अलग अलग बनेगा। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरे भाई एकदम करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा क्योंकि सबका ये अलग अलग, देखिए अलग अलग हो गया, तो कहेंगे हमारा अपवर्तन कोण भी सबका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। यहां पर कह रहा मेरे भाई जब इससे बाहर निकलेगा तो अभी भी मेरे भाई क्या होगा, अलग अलग ही रहेगा। यहां पर कह रहा कि पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण जो यहां पर बनेगा वो विभिन्न रंगों के लिए कह रहा कि समान बनेगा, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। जब कभी भी अपवर्तन होता है तो अपने मार्ग से भटक जाता है, तब हमारा कोण जो होता है मेरे भाई अलग अलग ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, तो यहां पर गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा सही था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही था, इसलिए आंसर करेंगे सी। और सी में आपका केवल एक करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रुप डी के लिए आपके लिए कंप्लीट टारगेट बैच आपके लिए दिया गया है, जिसमें 4000 एमसीक्यू कराया जा रहा है। ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर से मेरे भाई। इसमें सभी लोगों की क्लासेस आप देख पा रहे होंगे। अगर कोई भी रेलवे के स्टूडेंट होंगे और 4000 एमसीक्यू अगर करना है तो आप कर सकते हैं। एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए ये दिया गया है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला मिलान करना है और आप बताना है। हम सभी लोग जानते हैं टमाटर की अगर बात करता है या पालक की बात करता है, हमेशा याद रखना है टमाटर और पालक की बात करते हैं, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहां पर 2 का तो ए मैच करेगा, तो 2 का यहां सी मैच कर रहा नहीं होगा, 2 का यहां बी मैच कर रहा नहीं होगा, 2 का बी मैच कर रहा नहीं होगा, 2 तो यहां पर ए है, यही आंसर होने की संभावना है। बाद बाकी मेरे भाई जानते हैं कि हम लोग सिरका, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, सिरका यानी कहने का मतलब मेरे भाई इसको हम लोग विनेगर कहते हैं। सिरका क्या कहेंगे, ये हमारा यहाँ पर विनेगर की हम बात करते हैं, सिरका विनेगर है। और इस विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो 1 का हमारा क्या होता है, यहाँ पर सी की बात करेंगे। और संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, इसका मतलब है कि बी का यहाँ पर 3 हमारा मैच करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कहता है कि लिंग निर्धारण के लिए एक फ्लो चार्ट आपको बनाया गया है। ये मेरे भाई एक मेल पर्सन की बात कर रहा है, एक फीमेल पर्सन की बात कर रहा है। तो मेल पर्सन और फीमेल पर्सन में क्या कर दिया गया मेरे भाई, यहां पर इस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन आपको चूज क्या करना है, तो आपको गलत विकल्प को चूज करना है।
तो मेरे भाई एक तो फीमेल की बात कर रहा है, एक मेल की बात कर रहा है। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, और फीमेल में जो सॉरी मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। तो मेरे भाई मेल रेस्पॉन्सिबल होता है कि यहां पर बेटा होगा कि बेटी होगी, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो सभी बच्चों में X गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होती है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अगर X गुणसूत्र अगर आएगा तो कहां से आएगा, तो उनकी मां से आएगा। Y कहां से आएगा, तो बाप से आएगा। तो मेरे भाई ये तुम्हारा सही है। महिला संतति का लिंग निर्धारण करेंगे। महिला जो होता है मेरे भाई वो कभी भी लिंग निर्धारण नहीं करेगा। लिंग निर्धारण कौन करता है, तो कहेंगे यहां पर फीमेल नहीं मेल करता है। तो महिला संतति जो है मेरे भाई ये लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, जो कि गलत है, और आपको गलत ही चूज करना, तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे यही। पुरुष संतति क्या करता है मेरे भाई, लिंग निर्धारण करेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला कहता है कि बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना दोनों के क्रोमोसोम पर, दोनों के 50% दोनों का, ये हमारा यहां पर हम कहते हैं जीन इस्तेमाल होता है, इसलिए 50% यहां पर संभावना है कि लड़का हमारा लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं यूज। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है कि एक क्षण चुंबक के चारों ओर, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होते हैं उनके गुण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्षण चुंबक कहने का मतलब है, मान लेते कि ये हमारा क्षण चुंबक है मेरे भाई, ये हमारा क्या कहेंगे, एक क्षण चुंबक है जिसमें एक पोल हमारा नॉर्थ का, दूसरा पोल हमारा साउथ का होगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई हमारा यहां पर चुंबकीय बल रेखा जब निकलती है तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, लेकिन चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा, तो साउथ से नॉर्थ आती है। तो इसी तरीके से ऐसा भी होगा, तो कहेंगे हमारा साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से चलेगा, ये लूप बनता है मेरे भाई। तो सबसे पहला चीज है कि हमारा चुंबकीय रेखा क्या करती है, तो एक लूप का निर्माण करती है। इसी तरीके से ध्यान रखना है कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसको हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर चुंबकीय बल रेखा के नाम से जानते हैं। और जो चुंबकीय बल रेखा हमारा होता है ये सदिश राशि में आता है, इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि का मेरे भाई कंडीशन होता है, इन सदिश राशि का एक शर्त होता है कि परिमाण और दिशा तो होगा, लेकिन एक निश्चित दिशा होना चाहिए मेरे भाई। एक बिंदु पर एक ही दिशा होनी चाहिए, एक बिंदु पर एक ही दिशा होनी चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए, एक बिंदु पर एक ही दिशा होनी चाहिए, तब वो सदिश होता है। लेकिन इसमें अगर मान लेते एक दूसरे को अगर काट देता है तो पता चलेगा कि इसके लिए बल रेखा हमारा इधर होगा, इसके लिए देखेंगे तो इधर होगा, और एक बिंदु पर दो दो दिशा हो जाएगा, जो कि मेरे भाई वेक्टर का उल्लंघन करेगा। इसीलिए कभी भी एक दूसरे को यहां पर नहीं काटती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर आगे कहता है कि चुंबक के बाहर, चुंबकीय रेखा चुंबक के, कह रहा चुंबक के बाहर, कह रहा चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखा चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, जो कि गलत है। चुंबक के बाहर बोलेगा तो उत्तरी से दक्षिणी में जाएगा, यहां कह रहा मेरे भाई कि दक्षिणी से उत्तरी में जा रहा, जो कि गलत है रखा है। एक स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत था, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आपको यहां पर सही देखना। 2 1 2 दूसरा, एक पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दो तीन ही स्टेटमेंट ही था, तो पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा अगर सही होता ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, क्योंकि तीसरा तो ऑलरेडी हमारा गलत हो गया। ये सही था, ये सही था, ये आपका गलत हो गया, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। और जितना पास पास चुंबकीय बल रेखा होता है, हम सभी लोग जानते हैं जितना पास पास चुंबकीय बल रेखा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा हमारा इकोसिस्टम की बात करता है, पारितंत्र की बात कर, इसमें यहां पर एनर्जी फ्लो का सही क्रम हमारा क्या होगा। तो एनर्जी फ्लो का जो सही क्रम हमारा होता है वो क्या होगा, तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, मांसाहारी से शाकाहारी, शाकाहारी से उत्पादक, उत्पादक से सूर्य प्रकाश की बात करते हैं। ये हमारा क्या, तो एनर्जी फ्लो का हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ पिरामिड का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, विशेष जंतु उत्तक की बात करते हैं। एक हमारे विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को उल्लेख नीचे किया गया है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। सबसे पहला है कि अंगों के अंदर अवकाश भर जाते हैं, अवकाश को यानी खाली जगह को भर देता है। तो मेरे भाई अवकाशी उत्तक इसका नाम है, उसी के नाम से ही आया है। दूसरी बात है कि ये आंतरिक, अगर ये भर देगा इसको तो आंतरिक अंग को भी सहारा देता है, सपोर्ट करता है। दूसरी बात है मेरे भाई हमारे जो उत्तक होते हैं उसको मरम्मत भी करता है। इसका मतलब है ये काम जो अवकाशी उत्तक का ही ये सारा का सारा काम होता है।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर को अगर आप गिराते हैं तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो मान लेते हैं कि एक मकान हमारा यहां है, उसकी छत वहां है और जमीन यहां पर है, और ऊपर से जब नीचे गिरती है तो उस समय ये जीरो होगा, लेकिन जैसे मेरे भाई नीचे गिरेगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब टकराने से जस्ट पहले की हम बात करेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां पर मैक्सिमम होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो मेरे भाई यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो इसलिए हम कहेंगे यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा जीरो होगा। अगर यहां पर मेरे भाई अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा ये वेग जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो होगा, लेकिन अगर ये जीरो है तो आपको ध्यान रखना इस जगह की बात कर रहे हैं, इस जगह का यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो अगर एक मैक्सिमम होगा दूसरा जीरो, दूसरा मैक्सिमम तो पहला जीरो मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग कहेंगे। और इसके किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो आप बता दीजिए भूमि से जस्ट टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले, आधी दूरी नहीं, उसे गिरने के तुरंत बाद नहीं, मेरे भाई भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले यानी टकराने से जस्ट पहले उसकी गति मैक्सिमम होगी। जब टकरा जाएगा तो उसकी गति में यहां पर कमी आ जाती है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि एक सुपारी को 40 किलोग्राम फोर्स, और एक बात याद रखिएगा ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है हमारा कितने के बराबर होता है, तो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछता है 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 न्यूटन होता है। तो कह रहा है कि 40 किलोग्राम फोर्स के प्रभाव द्वारा सरोता से काटा जाता है। सुपारी को कितना काटा जाता है, तो मेरे भाई सुपारी को काटने वाला जो बल है वो इतना है। अब आगे कहता है यदि सरोता का जो हैंडल है वो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या तो लंबा है, सरोता का हैंडल जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, तब कहता है मेरे भाई कि हिंज या पेंच से यह सुपारी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर रखी गई है, तो न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए जिससे वह कट जाए। तो मेरे भाई ये कहने का मतलब यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह के सरोता होगा, और इस तरीके से ऐसा यहां तो मेरे भाई हिंज होगा, यहां हिंज होगा, और यहां पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे यहां पर सुपारी है और इसको काटना है। तो जाहिर सी बात है यहां पर हिंज से या पेंच से सुपारी की जो दूरी है वो हिंज से सुपारी की दूरी कितनी है, तो हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। आगे कहता है मेरे भाई कि ऐसी परिस्थिति में कि आपको वह न्यूनतम बल ज्ञात करना जिससे वह काटा जा सके, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां का ये फोर्स आपसे जानना चाहता है, यहां पर हम कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ये सुपारी कट जाए। तो अगर ये दे रखा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर समझेंगे। और यहां पर मेरे भाई सुपारी को 40 किलोग्राम फोर्स के प्रभाव द्वारा सरोता से काटा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि क्या कहना चाह रहा मेरे भाई, तो ये आपको इस तरीके से एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि 40 किलोग्राम का जो हमारा फोर्स है, 40 किलोग्राम का जो हमारा फोर्स है वो हमारा कितना है, तो कहेंगे ये हमारा इस तरीके से, और यहां से यहां तक की लंबाई, सरोता की लंबाई कितनी दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर लंबा है। सरोता की लंबाई 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसको करेंगे F गुना अगर 20 करेंगे तो यहां पर 40 गुना 2 करना पड़ेगा, 40 गुना 2 करना पड़ेगा, तो यहां पर 40 गुना 2 यानी कि 80, तो ये ऐसा हो जाएगा मेरे में। हम लोग कहेंगे ये हमारा फोर्स लग रहा है यहां पर, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहता है कि ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में आपको ये बताना है, यहां पर इस सुपारी को जब काटा जाता है, इस सुपारी को, तो यहां जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स आपको कह रहा है कि ये हमारा 40 किलोग्राम फोर्स की बात कर रहा है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना, आपको मूवमेंट चेक करना है। मूवमेंट क्या होगा, यहां से इसका मूवमेंट और यहां से इसका मूवमेंट दोनों को बराबर कर देना है। यहां से इसका मूवमेंट कितना होगा, यहां से ये फोर्स और यहां से ये दूरी, यानी कि 40 गुना हमारा 2, यानी कि यहां से यहां तक हम दूरी लेंगे और ये फोर्स हमारा 40, दोनों परपेंडिकुलर है। दूसरी बात मेरे भाई अगर इसको देखेंगे तो यहां से यहां लंबाई कितनी है, तो 20, और यहां से यहां फोर्स कितना लग रहा है परपेंडिकुलर में, F लग रहा है। हम लोग को ये फोर्स कैलकुलेट करना था, कहेंगे यहां पर 40 दूनी 80 डिवाइडेड बाय हमारा 20, और 20 चौके कितना, कहेंगे 80, यानी इतना किलोग्राम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के सरोता से मेरे भाई हम कहेंगे सुपारी कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
तो जब कभी भी हम लोग इसको काटते हैं ना तो हिंज पॉइंट से देखेंगे, इस हिंज से इसकी दूरी कितनी है, इस हिंज से यहां तक की दूरी कितने, 2, यहां इस हिंज से यहां बल जो लगेगा नीचे कितना, तो ये 40। तो ये दूरी और ये हमारा दोनों 90 डिग्री पर होना चाहिए मेरे भाई, और ये वाला दूरी हमारा 20 है और ये बल हमारा यहां पर 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो वही मैंने किया, इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल को बराबर कर दिया और एफ कैलकुलेट कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कह रहा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि स्थिर अवस्था की बात कर रहा है और इतना केजी द्रव्यमान की एक जहाज इतना न्यूटन के बल द्वारा 3 मीटर दूरी तक खींचा जाता है, यानी कि इतना मीटर की दूरी तक खींचा जाता है, तो पानी के कारण प्रतिरोध का नगण्य मानते हुए जहाज की चाल क्या होगी। सबसे पहला क्या काम करते हैं, तो हमको प्रारंभिक वेग का मान 0 मान लेना है और हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान का मान दे रखा है, यानी 3 × 10⁻⁷ यहाँ पर 7 kg होगा। और बल का भी मान क्वेश्चन में दे रखा है, और बल कितना दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 5 × 10⁴ आपको क्वेश्चंस में न्यूटन दे रखा है, इतना न्यूटन आपको दे रखा है। और दूरी विस्थापित कितना करता है, तो मेरे भाई 3 मीटर की दूरी विस्थापित करता है। आपको जहाज की चाल चाहिए, यानी ये चाहिए। अब क्या करना है, तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा F बराबर ma होता है, तो A बराबर F/m हो जाएगा। हमारा फोर्स कितना कहेंगे, 5 × 10⁻⁴ यहाँ पर 4 हो गया, और द्रव्यमान कितना कहेंगे, 3 × 10⁻⁴ हमारा 7 हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा 5/3 आ गया, और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हमारा -3 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आ गया। एक्सेलरेशन निकल गया। हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, v² = u² + 2as वाला। अब यहां पर हमको इनिशियल वेग क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रारंभिक वेग का मान 0 है, तो 0 हो गया। अब यहां पर 2 है, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यहां पर 5/3 10 के पावर -3, और दूरी की बात कर रहा है तो दूरी कितना दे रखा था, 3 मीटर दे रखा था। 3 से मेरे भाई 3 कट जाएगा, ये कितना हो गया, तो कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10 गुना में 10 के पावर यहां पर -3। अगर कुछ नहीं पावर तो +1 मानेंगे, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो 10 के पावर हमारा कितना, तो -2 बच जाएगा, और -2 हमारा क्या, तो क्योंकि यहां पर v² की वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसको और अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये पता चल गया कि वेलोसिटी का स्क्वायर हमारा 10 के पावर उतना है। वेलोसिटी का जो स्क्वायर है मेरे भाई वो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये √ में 1/100 हो जाएगा। 1/100 कहने का मतलब है इसको बाहर निकालेंगे तो 1/10 होगा, जिसकी वैल्यू 0.1 आ जाएगी। और कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर इतना मीटर पर सेकंड हमारा ये वेग हो जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा गया तो वो हमारा 0.1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो डेटा दे रखा था उसके हिसाब से मैंने पुट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ये क्वेश्चन आपका यहां पे आसानी से हो गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो बल हमारे दे रखे हैं, F1 और F2 दोनों सदिश का जो योग है मेरे भाई वो F3 है। इसका मतलब है कि जो F3 हमारा है ना, वो हमारा F1 और F2 का क्या कहेंगे यहाँ पर योगफल है। आगे कहता है कि इसका चित्रण दिखाया गया है। तो मेरे भाई इन दोनों का योगफल कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं इधर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है और इधर हमारा F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा मेरे भाई 20 से निकलता है, और रिजल्टेंट जब भी निकलता है तो टेल से निकलता है, इसलिए इसका हेड इधर होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बीच से होगा और हम कहेंगे इसको F3। क्योंकि इतना बराबर अगर F3 लिखा हुआ है तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों के एडिशन का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकलेगा। इसका मतलब F1 इधर है, F2 इधर है, तो हमारा बीच से F3 जाएगा। या फिर मेरे भाई आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, इसको दिशा भी पलट करके आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते थे कि मान लेते कि हमारा F2 हो गया, इधर हमारा F1, किसी को भी किधर भी मान लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीचों बीच हमारा क्या पास करेगा, हम कहेंगे F3 पास करेगा। तो हमेशा रिजल्टेंट जो होता है वो टेल से जाता है। ये रिजल्टेंट हमारा ये हमेशा दोनों के टेल से जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, कहता है एक व्यक्ति अपनी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है और उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। तो आपसे वास्तविक चाल पूछी गई है, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया, तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है
काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई वो हमारा 2 गुना, तो मान लेते हैं पहले का एनर्जी कितना है, तो पहले का जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर K1 इसको मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी K1 की अगर हम बात करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी K1 की अगर हम बात करते हैं, इसको अगर E कह देते हैं, तो बाद का जो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो ये 1 का है, ये 2 का है, हमारा इतना हो गया। आगे कहता है मेरे भाई कि इसमें से एक व्यक्ति उसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। वेग को बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा में 2 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि उस व्यक्ति की वास्तविक चाल बता दीजिए कि हमारा कितना होगा। अगर व्यक्ति की वास्तविक चाल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मेरे भाई आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां पर करना क्या है, तो आपको रिलेशंस को मेरे भाई भजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाले केस में अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी 1 देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हाफ एम V1 का स्क्वायर हम लोग कह देते हैं, यहां पर हाफ एम V स्क्वायर कह दिए। लेकिन इस वाले केस में मेरे भाई क्या होगा, यहां पर हाफ तो होगा, यहां पर एम भी है, लेकिन मेरे भाई यहां पर वेलोसिटी को 2 गुना किया गया तो एम भी हमारा वही रहेगा, एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है उसमें कह रहा है कि गति को 2 गुना, यानी कि चाल को कितने से बढ़ा देना है, तो मेरे भाई चाल को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाना है। तो पहले अगर v था तब v+2 कर देते हैं, इतना स्क्वायर होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी, पहले का 2 गुनी हो गया। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चंस कहना चाह रहा था। अब मेरे भाई क्या करते हैं, तो एगो इक्वेशन आपका ये आ गया, एगो इक्वेशन आपका ये आ गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो हमें क्या प्राप्त होगा, कहेंगे यहाँ पर 2e डिवाइडेड बाय e करेंगे, और फाइनली यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारा हाफ m और v+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर हाफ m v स्क्वायर होगा। इसमें से जो कटने वाला हो उसको काट देंगे, e से e कट गया, हाफ m से हाफ m कट गया, बचा क्या मेरे भाई, तो जो डेटा बचा उसको लिखेंगे। हमारा यहाँ पर 2 बचा है, और ऊपर में यहाँ पर देख रहे हैं तो v+2 का होल स्क्वायर बच गया, और नीचे में हमारा v स्क्वायर बच गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 2v स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो v+2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग a+b के होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab कहने का मतलब है कि हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे 2ab यानी कि ये 4v हमारा हो जाएगा, और यहां से 2v स्क्वायर हमारा होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इससे इसको घटा देंगे तो यहां पर v स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे तो -4b हो जाएगा, और ये -4 बराबर 0। यहां से मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 2 + 2√2 इतना निकल करके आएगा, और इतना मीटर पर सेकंड आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। एक्चुअली मैं यही क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक मेरे भाई का बॉब जब धातु का बना हुआ है तथा उस पर ऋण आवेशित है, यानी कहता है कि एक हमारा क्या, तो यहां पर हमारा एक सरल लोलक है, और इस सरल लोलक का एक बॉब हमारा नीचे लटका हुआ है। सरल लोलक का हमारा बॉब लटका हुआ है और इस पर ऋण आवेशित है। इस पर कैसा आवेश है मेरे भाई, तो इस पर ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। अब कहता है कि उस ऋण आवेशित को यदि धन आवेशित प्लेट के ऊपर में दोलन कराया जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, तो कहीं यहां पर एक प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर में कैसा चार्ज दे रखा है, तो इस प्लेट के ऊपर मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हम लोग जानते हैं कि जब असमान या फिर हम कह सकते हैं जब अपोजिट चार्जेज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जब अपोजिट चार्जेज होंगे मेरे भाई तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा, चूंकि ये हमारा यहां पर जो प्लेट यदि धनावेशित प्लेट के ऊपर में दोलन कराते हैं, यानी आप ऐसे ऐसे दोलन कराएंगे, तो मेरे भाई जब आप ऐसे ऐसे इसको दोलन कराते हैं ना, इसको जब दोलन कराएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स हमारा यहां पर क्या होगा कि यहां पर बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो ये धीरे धीरे हमारा ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि ये इसको खींचने लगा, नहीं था तो ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन जब इसको खींचने लगा तो मेरे भाई इसकी दोलन गति जो धीमी हो गई, यानी आवर्तकाल जो है मेरे भाई उसका क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर आवर्तकाल जो होगा मेरे भाई वो क्या होना चाहिए, तो
एक मिनट मेरे भाई, यहां पर अगर आपको ये नेगेटिव चार्ज सब पर चढ़ा दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर चढ़ा दिया, चलो इसका आवर्तकाल लिखते हैं। एक तो हमारा इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आवर्तकाल का फॉर्मूला इसके लिए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2 पाई रूट अंडर में यहाँ पर एल अपन में कितना होता था, जी होता था। लेकिन मेरे भाई ये इधर से इधर जा रहा है, आ रहा है, इसमें हमारा त्वरण भी है, ये वाला त्वरण भी है। पहले तो मेरे भाई अगर सिंपल ऐसे था तो हम लोग कहेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए जो आवर्तकाल हमारा होगा, यहां से यहां अगर जा रहा है तो हमारा कुछ ऐसा है। धनावेशित प्लेट के ऊपर में जब इसको दोलन कराएंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, दोनों में अट्रैक्शन होगा। जब दोनों में अट्रैक्शन, जितना ये खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऐसा होगा। लेकिन और क्या हो सकता है संभावना, जब मेरे भाई ये ऊपर की ओर जाएगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा। इसमें पहले से तो एल वाई जी होता है, इसका जो फॉर्मूला दोनों के बीच में दिया है मेरे भाई, वो फॉर्मूला क्या दिया है, इसमें जी प्लस ए कर दिया है कि जब हम किसी प्लेट के ऊपर में इसको दोलन कराते तो इसको ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोलने का मतलब ये है कि मेरे भाई इसकी लंबाई में परिवर्तन इसलिए नहीं होगा, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, तो ये जितना खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लंबाई का इशू नहीं है, इशू इसका है कि पहले जी था, अब हमारा ए त्वरण भी आ गया इसके इफेक्ट के कारण। तो कह रहा है कि मेरे भाई ये जब हमारा यहाँ पर त्वरण बढ़ गया तो आवर्तकाल घट जाएगा, यानी कि पहले जो टी लग रहा था उससे हमारा अब कम हो जाएगा। ये क्वेश्चंस का कहना है एक्चुअली में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो मेरे भाई मैग्नीशियम हमारा Mg को देखते हैं और परमाणु संख्या 12 है। इसको कैसे लिखते हैं, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 और बचा कितना मेरे भाई, तो हम कहेंगे 2 बच गया। तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। ये कौन इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, तो ये यहाँ पर बाहरी कक्षा के, ये बाहरी कक्षा के यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो वैलेंसी होगी वो मेरे भाई वो +2 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा 2, चूंकि वैलेंसी ही पूछा गया था। आगे चलते हैं, अगला है कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका में निम्नलिखित में से क्या समान होगा। तो मेरे भाई अगर आपसे ये पूछा गया है कि एक ही अवधि में बोला गया है, यानी कि आवर्तकाल सेम होना, सॉरी एक ही अवधि कहने का मतलब है मेरे भाई आवर्त सेम होना चाहिए। सेम आवर्त की बात कर रहा है, समान आवर्त की बात कर रहा है, यानी कि मेरे भाई समान आवर्त की बात कर रहा है। यहां पर समान आवर्त की बात कर रहा है, अगर पहला आवर्त तो पहला, दूसरा आवर्त तो दूसरा, तीसरा आवर्त तो तीसरा, इसके कहने का मतलब ये है। तो मेरे भाई जब आवर्त में हम लोग जाते हैं तो उस सेल की संख्या क्या होती है, तो एक समान होती है। ये हमारा एक समान होता है। आगे चलते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में देखते हैं। आगे चलते मेरे भाई, ऑक्सीकरण हमारा कब होता है। हम सभी लोग जानते हैं, पहले से भी हम आपको बताते आते हैं कि ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण कहते हैं मेरे भाई। और जो ऑक्सीकरण होता है ना, इसको दूसरे नाम से भी आप जान लीजिए, इसको उपचयन कहते हैं। और एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे एक को हम लोग यहाँ पर रिडक्शन कहते हैं। और जो रिडक्शन हमारा होता है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अवकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग अवकरण कहेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको हम लोग अपचयन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा अपचयन कहलाता है, ये अपचयन हो गया। अब होता क्या है, तो जब ऑक्सीडेशन की बात होती है तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे भाई, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, और जब इसकी संख्या बढ़ेगी या फिर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, या फिर मेरे भाई इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस होता है। मेरे भाई इस केस में भी वही, इस केस में भी वही, इस केस में भी वही होगा। इन तीनों केस में क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीडेशन ही होगा। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या घटेगी और हाइड्रोजन की संख्या यहां बढ़ेगी, और साथ ही साथ मेरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ऐसी स्थिति आएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्थिति आएगी, तो यहां पर मेरे भाई उसका जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा यहां होता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, यदि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन की कमी होगी, और जब हाइड्रोजन की कमी होगी मेरे भाई तो हमारा यही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला कहता है किसी पदार्थ में
आगे कहता है मेरे भाई कि किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व को अगर जोड़ते हैं, अगर मेरे भाई धन विद्युत जो तत्व को जोड़ते हैं तो धन विद्युत तत्व का अनुपात यहां पर कह रहा है कि रेशियो हमारा जो होगा वो हमारा बढ़ जाता है। तो मेरे भाई पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर सही है, और दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि किसी पदार्थ में धन विद्युत को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब धन विद्युत को जोड़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये सोडियम है, सोडियम में पहले से एक प्लस है, अब सोडियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें एक और धन विद्युत को अगर जोड़ दीजिएगा यानी 2 प्लस कर दीजिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये अनुपात बढ़ता नहीं, ये अनुपात और घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाती है। यहां पर अनुपात जो है ये बढ़ता है लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि मेरे भाई रेशियो गलत हो जाएगा। यहां 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मेरे भाई बढ़ेगा कैसे, और घट गया, इससे ये बना तो और घट गया, इसका मतलब है ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। और आपसे पूछा क्या गया सही उत्तर कौन सा, आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिए, इसके हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ऐसे ही करके ये क्वेश्चंस आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। अगला कहता है कि एक जलती हुई मोमबत्ती की हम बात करते हैं को कांच के गिलास से ढका जाता है, तो लो जो है कुछ समय के बाद वो बुझ जाता है। मान लेते हैं मेरे भाई यहां पर एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती की अगर हम बात करते हैं तो मोमबत्ती इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है। अब मोमबत्ती जल रहा है मेरे भाई, लेकिन आप क्या करते हो, जब मोमबत्ती को खुला छोड़ दिए हैं तो मोमबत्ती जब जलती है तो मेरे भाई इसको बाहरी ऑक्सीजन मिल जाता है जलने के लिए। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस लो को भी जलने के लिए मेरे भाई, इस लो को भी जलने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है, तो मोमबत्ती जल रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में मेरे भाई जैसे ही हम क्या करेंगे तो इसके ऊपर में हम ग्लास रख देते हैं। ऐसे करके मेरे भाई कंप्लीट रूप से इसको हम यहां पर एक ग्लास हम यहां पर रख देंगे, एक ग्लास को हम रख देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम इसको ग्लास को डाल दिए। अब जैसे ग्लास को डालिएगा तो जब तक मेरे भाई इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन होगा तब तक तो जलेगा, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन जलते समय खत्म हो जाएगा तो वो मोमबत्ती बुझ जाता है। इसका मतलब यही है, एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के ग्लास के नीचे से ढका जाता है तो लोग कुछ समय के बाद बुझ जाती है। कुछ समय के बाद यानी कि कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से बच जाता है, उससे वो जलता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं फिर बाहर से। इसका कारण यही है। तो मेरे भाई होता क्या है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद क्या होगा, कहेंगे बुझ जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, तो कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कहता है जंग लगने के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मेरे भाई जब कभी भी जंग लगता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जंग लगने के दौरान हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर हमारा धातु लोहा Fe3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और यहां देखो अपचयित की बात कर रहा है, और अपचयन हम किसको कहते हैं, तो अपचयन यहां पर हम इसको कहते हैं, रिडक्शंस को कहते हैं। रिडक्शंस को हम लोग अपचयन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिडक्शंस को हम लोग अपचयन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक तो हमारा ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन को दिखाता है, और ये रिडक्शंस को दिखाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम अवकरण कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको अवकरण कहेंगे। ये अवकरण है, बात को ध्यान रखिए। और अवकरण का मतलब रिडक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अवकरण का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे अगर हम लोहा की बात करते हैं, अगर हम इस लोहा की बात करते हैं तो लोहा क्या करता है, लोहा क्या करेगा, तो जैसे लोहा क्या करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो ये आयरन के ऑक्साइड्स बनाता है। आप सीधा समझ लीजिए मेरे भाई कि जो हमारा आयरन होता है, सीधा समझिए, अगर हम आयरन की बात करते हैं और ये अगर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा, तो कहेंगे यहां पर आयरन के ऑक्साइड्स बनेंगे। यहां पर ये आयरन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मेरे भाई इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करे तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसलिए जो आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं मेरे भाई, वो जैसे कि आप देखिएगा Fe3O4 वगैरह हमारा आयरन के ऑक्साइड्स ही हैं, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। पहले आयरन था, सिंपल पहले आयरन था, अब आयरन ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। इसका मतलब मेरे उसका ऑक्सीकरण तो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है मेरे भाई, जब ऑक्सीकरण हो गया तो अवकरण नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या तो सही है, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या तो कहेंगे अवकरण नहीं होगा, तो ये गलत है ये आंसर। दूसरी बात मेरे भाई हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड आयन में अपचयित हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। और दूसरी बात है वो हमारा कैसा हो जाता है कि ये आप देखेंगे जो लोहा है वो पीला भूरा पदार्थ के रूप में आपको दिखने लगता है और कमजोर भी हो जाता है, और पहले से मेरे भाई भारी हो जाता है। जब जंग लगता है तो लोहा पहले से भारी हो जाता है, हल्का नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है। अगला है कि किसी
संलग्न तरल पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु तथा पात्र के दीवार पर मेरे भाई उस परिमाण के बिना घटे हमारा संधारित्र हो जाता है इस नियम का तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं पास्कल का एक नियम कहता है, पास्कल कहता है मेरे भाई कि जब हम कहीं पर भी किसी भी द्रव पदार्थ की बात करते हैं तो पास्कल से हमारा शांत द्रव्य लागू होता है और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस लगते हैं और वैसी परिस्थिति में नेट फोर्स का मास हमारा किसी भी मॉलिक्यूल्स पर क्या होगा तो जीरो हो जाता है और मॉलिक्यूल्स हमारा स्थिर हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो एक्चुअली में यही कहना चाहता है द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए कन्फाइंड लिक्विड कंडेंस एट एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड on the wall of the vessels without decreasing in the same amount। the law of हमारा फॉर्मूला जो हमारा हुआ ये पास्कल्स के लॉ पर ही हमारा आधारित होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि आयनोस्फीयर की बात करते हैं तो डेटा याद रखना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग को झुका देती है जिसकी आवृत्ति 40 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि 1 किलोग्राम जल 1 केजी जल का तापमान इतना डिग्री से बढ़ा करके इतना डिग्री कर दिया है। जब भी तापमान बढ़ने की बात होती है और आप उसको गर्म करते हैं कितना उष्मा चाहिए और तापमान बढ़ाने की बात होती है मेरे भाई तो एक ही फॉर्मूला हम लोग के दिमाग में आता है Q बराबर ms डेल्टा टी का। अब तापमान बढ़ाने की बात आती है आपको Q निकालना है। कितना द्रव्यमान दे रखा है मेरे भाई 1 किलोग्राम दे रखा है। हम लोग आंसर करना है किलो कैलोरी में सीजीएस में करना, तो 1 किलो को क्या कर लेते हैं यहां पर जो द्रव्यमान हमारा 1 केजी दे रखा था उस 1 केजी को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये 1000 ग्राम हमारा हो जाएगा क्योंकि सीजीएस यूनिट में आंसर करना है। तो ये हमारा 1000 हमारा हो गया और पानी की विशिष्ट उष्मा मेरे भाई 1 होता है किसमें तो सीजीएस में और तापमान में अंतर कितने से है तो 30 से 80 हुआ मतलब 50 डिग्री का अंतर है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 50,000 कैलोरी हो गया और की तीनों का मतलब यहाँ पर 3 जीरो का मतलब किलो होता है, हम इसको कह सकते हैं 50 किलो कैलोरी ऊर्जा उष्मा देना पड़ेगा। यानी कि 50 किलो कैलोरी जब आप उष्मा दीजिएगा तो उसका तापमान 30 डिग्री से बढ़ करके 80 डिग्री हो जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में तापमान बढ़ाने की बात करता है तो हमेशा याद रखना तापमान परिवर्तन करने के लिए आपके पास यही फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करते हैं। और याद रखना जब भी इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो जो डेटा यूज करना है वो डेटा हमेशा सीजीएस मात्रक में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई किसी वृत्त के अंदर अगर आपसे बोला गया है कि किसी वृत्त के अंदर बोला गया, कहां पे तो मेरे भाई वृत्त के अंदर बोला गया है। अब वृत्त के केंद्र पर 10 इकाई का यानी कि ये वृत्त का केंद्र है और यहां पर आपको बोला गया है कि 10 कूलम का चार्ज को रख देना है। अब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, इस वृत्त की त्रिज्या यहां पर 10 मीटर आपको क्वेश्चंस में कह रहा है। अब कहता है कि एक इकाई आवेश को वृत्त की परिधि पर घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी कहता है मेरे भाई एक चार्ज यहां पर है और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई तो 1 कूलम है, 1 कूलम है और यहां से चला और मेरे भाई यहीं पर ये पहुंच गया तो जाहिर सी बात है कार्य का मान क्या हो जाएगा तो कहेंगे हमारा 0 हो जाएगा। चूंकि वृत्त की परिधि पर घुमाए द्वारा किया गया कार्य क्या होगा हम कहेंगे हमारा 0 हो जाएगा। तो कार्य हमारा यहां पर 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि दो प्रतिरोध जब हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो जब दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो मेरे भाई आपसे बोला गया है तो 50 ओम का मान हमें प्रतिरोध प्रदान करता है। तो मेरे भाई श्रेणी क्रम में अगर होगा तो हम लोग R इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देंगे, जिसमें ये वैल्यू आपको दे रखा है कि ये हमारा 50 है और ये R1 और R2 के बारे में ये पता नहीं, ये पहला एक क्वेश्चन बन गया। आगे कहता है कि जब हम उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मिलता है। तो मेरे भाई जब दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला हमारा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का यूज करते हैं। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये अगर 8 है तो हम कहेंगे ऊपर में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। हेलो।
तो यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखा है मेरे भाई, वो वैल्यू कितना दे रखा है ये क्वेश्चन में ही बोल दिया, यानी कि ये हमारा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस हम लोग क्या करेंगे तो R2 रखेंगे। तो ये दूसरा एक क्वेश्चन हमारा आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि R1 और R2 की जो वैल्यू है, ये हमारा R1 प्लस R2 की वैल्यू 50 है। तो क्या इस दूसरे इक्वेशन में मैं ऐसा इसको पुट कर सकते हैं? तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जो हमारा था इक्वेशन 2 का, ये 8 के बराबर था। तो यहां पर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं कि हमारा R1 इंटू R2 जो होगा, ये 8 गुना में हमारा R1 प्लस में R2 हो जाएगा। और यहां पर 8 R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो कहेंगे वो हमारा 50 है। हम यहां पर 50 कर दिए। अब मेरे भाई 8 पंचा 40, ये हमारा 400 हो गया। तो यहां पर एक चीज निकल करके आया कि अगर हम R1 और R2 की वैल्यू की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा 400 होगा। अब मेरे भाई ऑप्शंस एलिमिनेशन आप देखिए, 400 हमारा कब होगा, जब R1 R2 को गुना करेंगे तब होगा। तो इसमें से अगर 20 और 40 को लेंगे तो ये तुम्हारा 800 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन छट गया, ये तो हमारा होबे नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन छट गया। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, 40 देंगे कितना, तो 400, तो यही हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो 400 नहीं होगा, तो ये भी छट गया। तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाना था। और आप कहेंगे R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू हमारे कितने, तो कहेंगे 40 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, दोनों तरीके से आपको बना सॉल्व कर लेना था। आपके सामने में ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करते हैं, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी गति क्या होगी मेरे भाई, तो ध्यान रखना कि यहां पर प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर जाएगी। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हमारे होते हैं, ये सबसे कम चुंबकीय गुण वाले पदार्थ होते हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चुंबकीय गुण और कम हो जाएगा, चुंबक मैग्नेटिक फील्ड हमारा और बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये प्रबल से हमारा दुर्बल क्षेत्र की तरफ ये चला जाएगा। आगे चलते हैं। आंख की पुतली जो होती है, जो आंख की पुतली होती है मेरे भाई, ये पुतली क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश की मात्रा अनुसार समायोजित। यानी कि आप सीधा समझिए कि जो प्यूपिल्स होता है उसको पुतली कहते हैं, वो प्रकाश को एक मार्ग प्रदान करता है। तो मेरे भाई ये क्या करता है, तो प्रकाश की मात्रा तीव्रता के अनुसार स्वतः ये क्या करता है, तो वो समायोजित हो जाती है। इसके लिए आंसर हमारा ये करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की बात कही गई है। तो ट्रांसफार्मर में द्वितीयक टुनली यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर वोल्टेज प्रेरित होने का हमारा मुख्य कारण क्या है, क्योंकि मेरे भाई इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होते रहता है, इसीलिए हम लोगों को वोल्टेज में भी परिवर्तन आ जाता है। और ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज में परिवर्तन करता है, इसलिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन, एक स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज डाउन करेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा, और स्टेप अप वोल्टेज को अप करेगा तो करंट डाउन हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट में उल्टा रिलेशन होता है। अगला कहता है मेरे भाई कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था की बात कर रहा है, और स्थिर अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाएगा, चलना शुरू करता है और 2 सेकंड में इसकी गति इतनी प्राप्त कर लेती है। तो मेरे भाई त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का एक फॉर्मूला होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग में ना प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। तो अंतिम वेग कितना है मेरे भाई, तो इतना गति प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, और टाइम कितना ले रहा है मेरे भाई, तो 2 सेकंड का ले रहा है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण निकल करके आएगा, और आंसर करेंगे सी, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, शक्ति की बात करते हैं मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, तो शक्ति इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा कार्य अपन में समय होता है। हम सभी लोग जानते हैं शक्ति इक्वल टू हमारा क्या होता है कि यहाँ पर कार्य अपन में समय होता है, ये पावर इक्वल टू वर्क अपन में टाइम। दूसरी बात, कार्य एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, कार्य एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ऊर्जा बटे समय की हम बात करेंगे। तो मेरे भाई ऊर्जा की दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कार्य करने की दर को ही ऊर्जा, या कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहेंगे। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे, दर का मतलब समय, या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहेंगे, दोनों आपका चलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला दे रखा है कि द्रव्यमान दे रखा है, संवेग आपको निकालना है। किसी का भी संवेग निकालना है तो उसके द्रव्यमान में उसके वेग से गुना करते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो संवेग निकालने के लिए मेरे भाई द्रव्यमान गुना वेग कर दीजिए, और द्रव्यमान आपको 400 दे रखा है, और वेग आपको कितना, तो 0.25 कहने का मतलब मेरे भाई 1/, यहाँ पर 1/4 हमारा हो जाएगा, इतना हो गया। इसको कैच पुट करोगे तो मेरे भाई हमारा कितना, यहाँ पर संवेग हमारा 100 kg मीटर पर सेकंड होगा, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमारा 100 kg मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड, सॉरी 100
100 केजी मीटर पर सेकंड यहां पे है, यहां किलोमीटर पर सेकंड हो गया तो गलत हो जाएगा, 100 केजी मीटर पर सेकंड करेंगे, राइट। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि मानव नर की बात कर रहा है, वृषण में यानी कि टेस्टिस में मेरे भाई हमारे स्टमक से वो बाहर होता है, जाहिर सी बात हमारे पेट से बाहर हमारा वृषण होता है, और वृषण कोष की थैली होती है जिसको हम लोग स्क्रोटम सैक कहते हैं, उसको क्यों वहां बाहर रहता है मेरे भाई, उससे क्या फायदा है, तो आपको ध्यान रखना है हमारे वृषण में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अगर कम रहता तो हम कहेंगे प्रॉपर यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। तो शुक्राणु निर्माण करने के लिए यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री तापमान से निम्न तापमान होना चाहिए, तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में इसको मदद करता है, ये साइंटिफिक यहां पर मेरे भाई एक रिलेशन है। आगे आपको दे रखा है कि बताइए कुल धारा का मान कितना होगा, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, I इक्वल टू आप V/R कर दोगे तो टोटल वोल्टेज कितना, तो 4 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना, तो 2 दूनी यहाँ पे 4, यानी 1 एम्पियर की जो धारा है मेरे भाई वो 1 एम्पियर की धारा हमारा यहां पर बहेगी, और 1 एम्पियर की धारा इसमें भी बहेगी, और 1 एम्पियर की धारा हमारा इसमें भी बहेगी, यानी हम कहेंगे टोटल करंट हमारा चाहे इसमें सभी में बराबर होगा, और ये सीरीज में है तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना भी रेजिस्टेंस लगा दो सभी में हमारा धारा 1 एम्पियर ही जाएगा, उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे टोटल धारा हमारा कितना, तो कहेंगे 1 एम्पियर, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है मेरे भाई कुपिका की बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं अगर हम एल्वुलाई की बात करते हैं, अगर हम यहां पर एल्वियोलाई की बात करते हैं, यहां पर अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं और एल्वियोलाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर कुपिका कहते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, इस कुपिका की बात करते हैं, एल्वियोलाई की बात करते हैं, इसी में गैस एक्सचेंज होता है, यहीं पर क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है, यहीं पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है, यहीं पर गैस एक्सचेंज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, यानी कि गैस का आदान प्रदान यही होता है। और एल्वियोलाई जो होता है मेरे भाई ये फेफड़े का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, तो हम कहेंगे यहां पर फेफड़ा का ही ये पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारा जो लंग्स होता है उसी का ये पार्ट होता है। लेकिन मेरे भाई ये मटर के दाने समान थैलीनुमा संरचना होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर थैलीनुमा संरचना होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, कहेंगे यहां पर थैलीनुमा संरचना की हम बात करते हैं, ये थैलीनुमा संरचना में हमारा मौजूद होता है, लेकिन इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि नीचे उल्लेख किया गया एल्वुलाई के बारे में और कौन सा गलत स्टेटमेंट उसको ढूंढना है। तो मेरे भाई ये उंगलीनुमा संरचना नहीं होता, उंगलीनुमा संरचना कौन होता है, तो मेरे भाई वो विली होता है। वो कौन होगा कि ये हमारा विली होता है जो कि छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। ये कहां पर मेरे भाई, तो छोटी आंत की बात करते हैं, छोटी आंत के अंदर में क्या होता है, कहेंगे छोटी आंत के अंदर में हमारा विली होता है और वो विली अंगुलीनुमा संरचना होता है। ये तो मेरे भाई इसकी संरचना थैलीनुमा होता है, एकदम छोटा छोटा पैकेट जैसा होता है। ये उंगलीनुमा नहीं होता, ये गलत हो गया, गलत ही ढूंढना था आंसर सही, बाद बाकी और सब सही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें वैक्यूल्स होता है और उसी में भोजन का संग्रह होता है और भोजन का भी संग्रह होगा और अपशिष्ट पदार्थ का भी संग्रह होता है, हमारा रिक्तिया, जिसको हम लोग वैक्यूल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन के बारे में बताना है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और उन्होंने स्टक नियम दिया था, ये भी करेक्ट है। दूसरी बात कहता है कि सोडियम के बाद हमारा सोडियम लिथियम के बाद, यानी कि यहां पर मेरे भाई अगर हमारा लिथियम है, हम लोग जानते हैं हलीना करप्सस फरियाद, यानी मेरे भाई ये अगर हमारा यहां पर देखेंगे तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है, तो दोनों का अंतर कितने, तो 8 का अंतर है। इसका मतलब मेरे भाई इसका ये 8वां हमारा होगा, बिल्कुल सही बात है। लिथियम के बाद सोडियम जो हमारा 8वां, ये बिल्कुल सही तत्व है। अगला कह रहा है मेरे भाई कि हमारा बेरिलियम, तो बेरिलियम हम लोग जानते हैं मेरे भाई, तो बेरिलियम हमारा कितना, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरियम की बेरिलियम का 4 होगा और कैल्शियम का कितना होगा, कहेंगे कैल्शियम का हमारा 20 होता है। तो जाहिर सी बात है कि 4 के बाद हमारा 8 होगा, तो 4 8 हमारा 12 होगा और 12 8 हमारा 20 होगा, यहां भी 8 यहां भी 8, यानी इसके बाद मेरे भाई ये 8वां में यही आएगा। तो बेरिलियम के बाद अगला 8वां मैग्नीशियम होगा, यहां पर हमारा मैग्नीशियम होगा बेमक का, तो 8 4 के बाद हमारा 12 12 के बाद हमारा 20 होगा, तो 8 ही अंतर के बाद मिलेगा। इसका मतलब मेरे भाई बेरिलियम के बाद 8वां तत्व जो हमारा होगा, बेरिलियम के बाद यहां 8वां मैग्नीशियम और फिर हमारा क्या होता है यहां कैल्शियम। एक्चुअली में ये वही कहना चाह रहा है कि 8वें तत्व की बात कर रहा है, ये 8वें की बात कर रहा है और ये हमारा कैल्शियम होगा और यहीं तक हमारा ये नियम लागू था। तो ये भी स्टेटमेंट को आप सही मान के चलिए। अगला मेरे भाई गलत इसलिए है कि अष्टक नियम हमारा मैग्नीशियम तक लागू नहीं हुआ था,
अष्टक नियम हमारा यहां तक पहुंच गया था मेरे भाई, तो हम कहेंगे ये मैग्नीशियम तक कह रहा लागू, तो ये गलत है, और गलत हमारा तब यही आंसर हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो यहां पर कहेंगे ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा गलत है, सॉरी ये हमारा यहां पर गलत है, ये हमारा सही था। तो यहां पर आंसर आपको बताना था, ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो मेरे भाई केवल और केवल गलत कौन है, तो कहेंगे 4 नंबर गलत है। तो 4 नंबर गलत कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू मेरे बच्चे, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। धन्यवाद। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे क्या कह रखा, कहता है कुछ पोत कप है, जितना भी पोत है इसके कुछ हिस्सा पे क्या है, तो कप है। कहता है कोई कप स्टूल नहीं है। कप की दुश्मनी किससे है, स्टूल से है। और सभी खिड़कियां कप है, जबकि जितनी भी खिड़कियां हैं ना वो सारी की सारी खिड़कियां क्या है, कप है। अच्छा बेन है। अब देख लो क्या कहता है, कुछ पोत के खिड़की होने की संभावना है। तो कुछ पोत के खिड़की होने की संभावना नहीं है, कुछ पोत खिड़की है, गलत हो गया। कोई खिड़की स्टूल नहीं है, तो खिड़की की स्टूल के साथ दुश्मनी ही नहीं है, यानी गलत हो गया। सभी कप खिड़कियां हैं, सभी कप बिल्कुल खिड़कियां दिख रही हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ही कह दिया गया है कि सभी खिड़की कप है। जब सभी खिड़की कप हो गया तो सभी कप भी तो क्या हो गए, खिड़की हो। अच्छा सभी खिड़कियां कप का है ना, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, ये तो टेढ़ा हो जाता काम। सभी खिड़की कप है, जितना भी खिड़की है ना वो कप के, बहुत बढ़िया। कुछ पोतों के खिड़की होने की संभावना है, तो कुछ पोत के खिड़की होने की संभावना बनेगी। कोई खिड़की स्टूल नहीं है, कोई खिड़की स्टूल नहीं है, ये भी सही हुआ। सभी कप खिड़की है, तो देखो तो सभी कप हमको खिड़की नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं कि सभी कप जो है वो खिड़की है। तीसरा, कोई पोत स्टूल नहीं है, तो कोई पोत स्टूल नहीं है नहीं कह सकते। तो सही कौन हुआ, तो 1 और 2 सही हुआ। 1 और 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान से देखोगे। 41 से 54 जाना है, इसका मतलब है कि हमने 13 ऐड कर लिया। अच्छा 54 से 67 जाना है, यानी हमने फिर से 13 ऐड कर लिया। 67 से 80 जाना है, यानी हमने फिर से 13 ऐड किया। 80 से 93 गया, यानी हमने फिर से 13 ऐड किया। यानी 93 में अब हमें 13 ही ऐड कर, तो 3 3 6 9 1 10, 106 चाहिए। 106 बाबू किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए फिल्में कौन बनाता है, तो डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। देखिए ना, ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो कौन लेता है, तो कॉन्ट्रैक्टर लेता है। कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए था वह। नेक्स्ट देखो, PQRS 4 लोग हैं। RS के उत्तर में, S के उत्तर में 40 मीटर दूर जाने पर कौन मिलेगा, R मिलेगा। आगे चलो, PR के पूरब में 60, तो PR के पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। QR के दक्षिण में, तो QR के दक्षिण में कितना है बाबू, 50 है। ये तो 10 आएगा और यहाँ Q आएगा, 40 और 10 50 हो गए। S के सापेक्ष में Q कितना दूर है, S R के उत्तर में, ओहो, S R के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर है। P R के पूरब में 60 किलोमीटर दूर है। Q R के दक्षिण में 50 किलोमीटर दूर है। अब पूछे जा रहे हैं S के सापेक्ष में कितना दूर और किस दिशा में। तो देखो S के रिस्पेक्ट में अगर Q के पास आओगे तो साउथ में जाना होगा, और 50 और 40 कितने जाने होंगे, तो 90 जाने होंगे। 90 और दक्षिण किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखोगे, देखिए कॉपीराइट क्या कहता है, यदि शब्द के पहले और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, तो पहले अक्षर तो स्वर है नहीं, यानी कैंसिल हो गया। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है, तो इन दोनों को स्टार से कोड करो, यानी सी को भी स्टार से कोड करो और टी को भी स्टार से कोड करो। आगे पीछे स्टार चाहिए, और आगे पीछे स्टार केवल डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग एक बार में ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में समय देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो,
अच्छा देखो कहता है कौन सा सत्य है, तो C ग्रेटर है N से, ठीक है। अब देख लो C किसको जानता है, A को, और A कहाँ तक लेकर आएगा, हमारी मुलाकात करवाएगा N से। तो C के पास तो यहाँ मुंह बंद है, जब C के पास यहाँ मुंह बंद है तो यहाँ भी C लेसर हो जाएगा, यानी पहला गलत है। O को मिलना है B से। अच्छा देखो O को B से अगर मिलना है तो पहले O को किससे मिलना पड़ेगा, तो A से मिलना पड़ेगा, और A उसको किससे मिलवाएगा, B से। इसका मतलब है कि O के तरफ साइन का मुख खुला हुआ चाहिए, यहाँ O के तरफ साइन का मुख बंद है, गलत हो गया। कहता है सर B लेसर है M से। देखो तो B को जब M से मिलना है तो पहले B जाएगा किसके पास, C के पास, A के पास, और A उसको मिलवाकर लाएगा किससे मिलवाने, M से मिलवाने। तो B के पास मुंह बंद होगा और M के पास मुंह खुला होगा, जैसा कि है, यानी ऑप्शन नंबर C ही जो है ना इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, देखिए यमुना नदी और नर्मदा, तो यमुना और नर्मदा दोनों नदियां हैं, लेकिन दोनों अलग अलग नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखोगे, कहता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ऑड मैन आउट निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो 4 में 4 जोड़ दे तो 8, 8 में 4 जोड़ दे 12, 12 में 4 जोड़ दे 16, ठीक है। 25 में 21 में 4 जोड़े 25, 25 में अगर हम 4 जोड़ते हैं ना तो 29 आता, और 29 का मतलब कितना हो जाता, तो सी हो जाता। अब ये बताएगा कि दोनों में अलग कौन। तो देखो 16 4 20 4 24 4 28, यानी ये दोनों सेम है, तो सी नंबर अलग है। एनटीपीसी सीबीटी 1 और ग्रुप डी के लिए आपकी कंप्लीट टारगेट बैच 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन के तहत 23 सितंबर से स्टार्ट हुई है। इसकी फी मात्र 699 है। ये सारे शिक्षक गण मिलकर के आपको इस बैच को कंप्लीट करवा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, अच्छा देखिए कहता है ना कि सर दर्पण का प्रतिबिंब बनाए, तो दर्पण बाबू जब यहां रखेंगे तो जी अपनी जगह बदलेगा, देख लो जी इधर से हो जाएगा, जी इधर से हो जाएंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में है। अच्छा देखो P क्या हो जाएगा, तो P इधर से हो जाएगा, इसमें नहीं है, कैंसिल। अब S भी क्या करेगा, तो S भी पलट जाएगा, S सब में है, बच गया। 3 भी पलट जाएगा, बच गया। 9 भी ठीक दे रखा है, देखो यहाँ 6 दे रखा, खत्म हो गया। अच्छा देखो इसमें D जो है ना, ये D घूम जाएगा, जबकि यहाँ D सेम दे रखा है, खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट आंसर हो गए। अच्छा देखिए तो क्या कहता है, जी का प्लेस वैल्यू कितना 7, एन का प्लेस वैल्यू कितना 14, आई का प्लेस वैल्यू कितना 9, ए का प्लेस वैल्यू कितना 11, सी का प्लेस वैल्यू कितना 3, ए का प्लेस वैल्यू कितना 1, और पी का प्लेस वैल्यू कितना 16। यानी इस केवल प्लस प्लेस वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया। तो एस के लिए क्या होगा, तो 19 होगा, टी के लिए क्या होगा, तो 20 होगा, आई के लिए क्या होगा, तो 9 होगा, यू के लिए क्या होगा, तो 21 होगा, आर के लिए क्या होगा, तो 18 होगा, और एफ के लिए क्या होगा, तो 6 होगा। अब ये वाली व्यवस्था ढूंढ लो कहाँ है, 19 20 एक ही जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। कहता है 7 व्यक्ति है, 7 तल्ले वाले एक भवन में रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी इमारत वाली क्वेश्चन आए ना तो उसको नीचे से ऊपर बनाओ। अब कहता है बी और डी के तल्ले के बीच 4 तल्ले का अंतर, तो बी के तल्ले और डी के तल्ले के बीच 4 तल्ले का अंतर है, यानी वाइस वर्सा केस जाएगा। और बी डी से ऊपर वाले तल्ला पर रहता है, यानी इसका वाइस वर्सा केस खत्म हो जाएगा। आगे चलो, ई और ए के तल्ले के बीच 2 तल्ले का अंतर, तो ई और ए के बीच 2 तल्ले का अंतर है। और फिर आगे कहता है ए ई से नीचे वाले तल्ले पे रहता है, ठीक है। सी भूतल पे रहता है, तो सी भूतल पे रहता है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। आगे चलो, जी और एफ हमेशा पड़ोसी तल्ले पर रहते हैं, यानी जी और एफ जब भी रहेंगे तो अगल बगल वाले तल्ले पर रहेंगे। फिर कहता है सी और एफ के तल्ले के बीच 2 तल्ले हैं, तो सी और एफ के बीच 2 तल्ले हैं, यानी कि एफ को कहां होना चाहिए, 4 नंबर। आगे चलो, एफ सी से ऊपर वाले तल्ले पर रहता है, सबसे ऊपर वाले तल्ले पे कौन है। अब देखो यहीं से हमारी व्यवस्था जो है ना ये स्टार्ट हो, तो यहां से हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो जी और एफ कहाँ रहते हैं, अगल बगल। अगर मैंने यहाँ जी को जगह दे दी
तो हमें मालूम है कि बी के नीचे 4 घर छोड़ के 5 चाहिए। बी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 घर छोड़ के डी को रख सकते हैं, लेकिन बी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ के डी को नहीं, यानी बी को यहाँ रखना होगा और 1 2 3 4 छोड़ के डी को यहाँ रखना। अब देख लो, कहता है कि ई के नीचे 2 तल्ले चाहिए, फिर ए चाहिए, तो ई को हम लोग यहाँ रखेंगे और 1 और 2 तल्ला छोड़ करके ए को यहाँ रखेंगे, यानी सबसे ऊपर कौन जाने वाला है, तो बी जाने वाला है। और बी बाबू किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाँ, अगर यही जी को यहाँ के जगह हम यहाँ रख लेते हैं ना, तो फिर ये अरेंजमेंट एडजस्ट होने का नाम नहीं लेता और हमें फिर यहाँ पे ला करके जी को लाना पड़ता, तभी हम एडजस्टमेंट को सही कर सकते। अच्छा क्वेश्चन कहता है ABCDEF 6 सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जो एक टीवी शो में एक पंक्ति एक के बाद दूसरा के आधार पर बैठे, ई और एफ पंक्ति के छोर पर बैठे। 6 व्यक्ति हैं, ये राइट एंड और ये लेफ्ट। ई और एफ कहाँ बैठे हैं, तो पंक्ति के छोर पर बैठे। इसका मतलब तय हो गया कि 2 लोगों की व्यवस्था तो खत्म हो गई, अब बीच में 1 2 3 4 ही लोग हो सकते हैं। अब देख लो क्या कहता है, सी ई के बाएं को दूसरा है। अब बताओ, अगर ई को यहाँ रखेंगे तो ई के बाएं सी रख सकते हैं, नहीं, यानी ऊपर वाली लाइन खत्म हो गई। ई के बाएं को पहला नहीं दूसरा सी है, तो यहाँ एफ का पोजीशन फिक्स और यहाँ ई का पोजीशन। आगे चल दो, बी एफ के दाएं को दूसरा है। अब बी जो होगा ना वो एफ के दाएं को दूसरा होगा, तो एफ के दाएं को दूसरा बी यहाँ हो सकता है। ए बी के बाएं पड़ोस में, और बी के बाएं पड़ोस में कौन है, ए है, तो अब इकलौता डी बच गया जो यहाँ आएगा। कहता है डी के दाईं ओर पड़ोस में डी है, ठीक है, बाएं से चौथा कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सी है, और सी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही परफेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है बच्चा, टेक्निकल ग्रेड 3 में ही पास हुआ है वो एलिजिबल है, क्यों नहीं, अभी तो फॉर्म भराना स्टार्ट भी हुआ है, तो आप भर सकते हो। देखिए क्या कहता है, कहता है एंड दर्शाने वाले के विपरीत फलक पे क्या आएगा, तो परसेंटेज आएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा ध्यान से देखिए, ए वाई दे रखा है, अगर हम यहाँ ए वाई सोचे एक गैप करके क्यू, तो ए वाई सोचे तो एक गैप करके क्यू, ठीक है, ए वाई सोचे एक गैप करके क्यू, यानी यहाँ पे एम चाहिए, तो ए वाई एम क्यू, 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 बाहर क्या निकला, एम वाई ए क्यू वाई ए एम। देखो तो है किसी में एम वाई ए क्यू, एम वाई ए क्यू वाई ए एम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा ध्यान से देखोगे, सारे में फॉरवर्ड रिलेशन बतला रखा है ना, क्यू का यू से पूछता है, तो अगर ये मैं हूं तो माइनस को क्रॉस करूंगा तो मेरी माता मिलेगी, और मेरी माता की एस पुत्री हो जाएगी, तो मेरी माता की पुत्री मेरी बहन हो गई, तो मेरी बहन का भाई मेरा भाई होगा, और उसका भाई मेरा भाई होगा, यानी क्यू यू का भाई होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है यही परफेक्ट और बेस्ट आंसर। ये तो मैथ का क्वेश्चन है जी, मेरे पास क्या करने आ गया है, देखिए। अच्छा बताओ, अगर मैं 56 को और 14 को एक साथ जोड़ दूं कितने मिल जाएंगे, 70। इसी तरह से अगर मैं 30 को और प्लस 58 को एक साथ जोड़ दूं कितने मिल जाएंगे, 88। अब ढूंढना है, चलो जोड़ते हैं। 6 5 11 का मतलब ऑप्शन में 1 चाहिए लास्ट में, नहीं है। 4 3 7 नहीं है, 6 4 10 नहीं है, यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है। देखो अगर 19 और 33 को जोड़ोगे 52 मिल जाएंगे, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देखो कहता है अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो सबसे पहले ढूंढ लो क्या है, तो SENN पहले दिख रहा है, लेकिन यहाँ SENI दिख रहा है, तो पहले 4 नंबर जाए, तय हो गया कि ये गलत है। अब देख लो डबल एन के बाद ए पहले आया है, तो 4 के बाद 5 आएगा, डबल एन के बाद आई और ई है, तो पहले ई आया है 1 नंबर,
अब आई के बाद टी है और आई के बाद जी है तो 2 नंबर, और लास्ट में कितना, तो 3 नंबर। 4 5 1 2 3 चाहिए। 4 5 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सबसे परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देख लो तो बाबू, इनबॉक्स है ना, क्या है बच्चा, इनबॉक्स है। और इनबॉक्स को क्या लिखता है, MRYCL। कुछ भी तो नहीं किया जी, बस अपोजिट कर दिया। देख लो, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, बी का अपोजिट वाई, ओ का अपोजिट एल, एक्स का अपोजिट सी। तो किसके लिए चाहिए, ड्राफ्ट के लिए। ठीक है? दो को अपोजिट करेंगे, दो को अपोजिट, आर का अपोजिट आई, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का जेड, डी का जी और एफ का यू। ढूंढ लो तो कहाँ है, आई डब्ल्यू जेड चाहिए, आई डब्ल्यू जेड जी यू चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही सबसे बेस्ट आंसर है। देख लो, एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की बैच मात्र 299 रुपए में 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ आप कवर कर सकते। देखिए, एक ही पासे को 3 बार घुमाए और कहता है 5 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पे क्या होगा। देख लो, इसमें भी 5 दिखते हैं, इसमें भी 5 दिखते हैं, इसमें भी 5 दिखते हैं। जब तीनों में 5 दिखते हैं तो तीनों में क्या नहीं दिख रहे हैं, तो सर तीनों में 6 नहीं दिख रहे हैं, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे, जब एक ही पासे को 2 से अधिक बार घुमाया जाए, यानी 3 बार 4 बार या 5 बार घुमा, और किसी एक एलिमेंट को सबसे ज्यादा बार दिखा है, तो उस एलिमेंट का अपोजिट वही होगा जो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखो, 5 सबसे ज्यादा बार दिखा है, तो क्या नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ये रूल याद रखना, एकदम कुछ भी करना नहीं हो। देखो क्या कहता है, शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है। बिल्कुल, शिक्षा मानव समाज का बैकबोन है। अब कहता है तर्क दीजिए। विद्यालय सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगमन के केंद्र है। बिल्कुल, हमें विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही है। वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना करने वाला कोई भी समाज विकासशील और विकसित नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि शिक्षा जब हमारे समाज का मेरुदंड है, तो अगर हम शिक्षा को अनदेखा करेंगे तो हम विकसित हो ही नहीं पाएंगे। यानी एक भी सही है और दो भी सही है, ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू, यही सबसे बेस्ट आंसर हो। नेक्स्ट वन देखो, देख लो, 14 अप्रैल 2005 से हम लोग को 10 मई 2017 जाना है। तो पहले हम 14 अप्रैल से 10 मई आते, तो अप्रैल में 16 दिन बच गए, उसके लिए 2, और मई में 10 है तो 7 निकल गया तो 3। अब देख लो, 2005 से 2017 जाने का मतलब है कि 7 5 12, यानी 12 साल का अंतर आएगा, तो 12 लिख लो। इस 12 साल में लीप ईयर 2008, 2012, 2016, 3 लीप ईयर, 3 लिख लिया। 12 और 2 14 खत्म हो गए, 3 3 6, यानी हम लोगों को थर्सडे में या तो 6 दिन जोड़ने होंगे या तो एक दिन घटाने होंगे। तो एक दिन घटा लो, वेडनेसडे आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। देखिए, कहता है मैजेस्टी के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद, तो क्या है, MAJESTY है। तो प्रत्येक स्वर को, स्वर कितने हैं, ए ई, 2 ही स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद के अक्षर से बदलो, तो ये बी से बदल गया और ये एफ से बदल गया। और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले से बदलो, तो एम बदलेगा एल से, जे बदलेगा आई जे से, एस बदलेगा आर से, टी बदलेगा एस से और वाई बदलेगा एक्स से। तो पूछता है अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर। अब इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले बी, बी से बड़ा एफ हुआ, एफ से बड़ा आई मिला, आई से बड़ा एल मिला, एल से बड़ा आर, उससे बड़ा एस और सबसे बड़ा एक्स। तो पूछता है कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन होगा। देखो, बाईं ओर से तीसरा अक्षर आई होगा, और आई किस में दे रखा है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 29 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति पर बैठे हैं। सुरेश दाएं सिरे से 24वें स्थान पर, जबकि बाएं सिरे से 16 पर भास्कर है। देखिए, अगर हम 24 और 16
अगर हम करें तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना 40। 16 और 24 कितने हो गए तो 40, लेकिन हमने विद्यार्थी कितने लगाए थे तो 29। तो अगर हम इसमें से 29 विद्यार्थी को माइनस कर देते हैं तो बच गया 11, लेकिन इसमें से हमको 2 और माइनस करना होगा क्योंकि हमने दोनों गलती कर दिया है ओवरलैप करवा कर। तो 11 में से 2 गए तो बचे कितने 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आप चाहो तो आप इसको लाइन सेगमेंट से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। देख लो कितने विद्यार्थी हैं टोटल, तो सर टोटल 29 विद्यार्थी। अब यदि हम बात करते हैं तो सीधी पंक्ति में खड़े सुरेश दाएं सिरे से 24वें स्थान पर है। तो अगर हम सुरेश की बात करेंगे तो सुरेश दाएं सिरे से 24वें स्थान पर, कौन, सुरेश है, ठीक है। अब देखो कहता है जबकि भास्कर बाएं सिरे से 16 है, तो बताओ 24 है तो ये 25, 26, 27, 28, 29, ये लाइन तो पूरी खत्म हो गई। लेकिन भास्कर के बारे में कहता है कि बाएं सिरे से 16 है, तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इधर से 16 नंबर पे कौन चला गया तो भास्कर चला। अब पूछे गए हैं कि सुरेश और भास्कर के बीच में कुल कितने लोग हैं, तो देख लो ये सुरेश रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके बीच में बाबू 9 रहा। तो या तो आप इसको लाइन खींच के बना सकते हो या तो आप इसको इसको इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए तो एल से ओ जाने का मतलब है 12 से 3 जोड़ देने पे 15 और 15 में अगर हम 6 जोड़ दे तो 21 हो जाए, ठीक है। और देख लो 21 है तो 5 यहाँ और 4 यहाँ, यानी कि 9 जुट गए। तो 3 6 9 जुटा तो अगला तय है कि सर 12 जुटेगा, और 12 जुटेगा तो 12 और 4 16 हो जाएगा, लगभग सब में दे रखा है। अच्छा देखो तो 5 से 10 से 15 से 20, तो 20 5 25 होगा, यानी y चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो गए और ए नंबर हमारे लिए जो है ना सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो। नेक्स्ट वन देखो, अच्छा देखो तो क्या कहता है। अच्छा ये वाली क्वेश्चन है, कितना दे रखा है तो 13 और 25 दे रखा है। बी नंबर क्या है तो 15 और 27 दे रखा है। सी नंबर क्या है तो 17 और 31 दे रखा है। डी नंबर क्या है 9 और 15 दे रखा है। 13 दूना 26 माइनस 1, 15 दूना 30 माइनस 3, 17 दूना 34 माइनस 3, 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर ए अलग होगा, देख लो क्यों। अगर 13 को हम 2 से गुना करें तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 1 की कमी करेंगे तब 25 आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम 15 को 2 से गुना करते हैं तो 15 दूना 30 हो जाएंगे और 30 में अगर हम 3 की कमी करें तब 27 आएगा। इसी तरह से अगर 17 की बात करें तो 17 तिया कितने हो गए तो 51 हो गए, और 51 में से अगर हम कितने 17 दूना कितने हो गए तो 34 हो गए, और 34 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 31 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 9 को 2 से गुना करें तो बाबू 9 दूना 18 हो जाएगा, और अगर 3 माइनस कर देना तो 15 हो जाएगा। यानी हर बार दुगना करके 3 माइनस करना होता है, ये अकेला है जिसमें दुगना करके 1 माइनस करना होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रुप डी के लिए कंप्लीट बैच 699 अभी बताया हूं। तो आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त की जाती है।